नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर में आपका स्वागत है। रवीना बुक्स रिव्यू में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स का रिव्यू करते हैं, जिसमें पहली बुक का रिव्यू कर रहे हैं हम। यहाँ पहली बुक का रिव्यू कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। ये जो बुक है बहुत ही काफ़ी अच्छी बुक है और इस बुक को लिखा है प्राग पारिकर जी ने। प्राग पारिकर जी एक म्यूचुअल फंड को चलाते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन काफ़ी उनका नाम है ये स्टॉक मार्केट में। तो इस बुक का मैं एक पार्ट ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, पहला पार्ट रिव्यू कर चुका हूँ। आप उसको देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कॉमन चीज़ें। आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सेकंड पार्ट का रिव्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में इसके सेकंड चैप्टर का रिव्यू किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डीप रिव्यू करता हूँ। मैं भी किसी बुक का जो डीप रिव्यू है वो करता हूँ। डीप रिव्यू से ये होता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। अब आप सोच सकते हो 400 पेज की बुक को 18 मिनट 20 मिनट में रिव्यू करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं डीप रिव्यू करता हूँ और आप कमेंट कर सकते हो कि मेरे रिव्यू आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आप कौन सी बुक पे ये रिव्यू चाहते हो। और एक और ऑफ़र है आपको यहाँ पर, अगर आपको ये बुक पीडीएफ में चाहिए, वैसे मार्केट में ये बुक 200 से 250 के बीच में आपको मिलेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको 10 रुपीज़ में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और मुझे आप कमेंट कर मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो के लिंक में कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट करके भी आप कि मेरे को बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा 10 रुपये में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का हम रिव्यू कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपके सामने जो रिव्यू है, एक वीडियो में एक चैप्टर का रिव्यू करता हूँ, जिससे होता क्या है कि अच्छा रिव्यू मिलता है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इस बुक का रिव्यू का। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। ओके, ये स्टार्ट हो गया अब सेकंड चैप्टर। इस बुक की खासियत बात यह है कि सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी लगी है कि ये जो हर चैप्टर के सामने यहाँ पर आपको एक पहला पेज मिलेगा। उस पेज में आपको समझा रखा होगा कि इस बुक में इस चैप्टर में होता क्या है। तो सेकंड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल ट्रेंड्स। बिहेवियरल ट्रेंड्स को आप कैसे समझ सकते हो और उसके एविडेंस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे द एविडेंस ऑफ द इक्विटी रिटर्न्स, रिसोर्स ऑफ द रिटर्न्स, hypothetical study growth in earning, market sense of सेंसेक्स, की लेसन्स, इन्वेस्टिंग सक्सेस, कंक्लूजन। सारी चीज़ें हम एक साथ देखेंगे इसमें, और आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। द एविडेंस ऑफ द इक्विटी रिटर्न्स। देखो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम दो जगह अपना पैसा लगा सकते हैं। एक तो या तो पीपीएफ में डाल सकते हैं या स्टॉक में। पीपीएफ में क्या होता है कि एक आपको सुटेबल रेट पे, एक रेट पे, यानी कि 7% या 6%, 6.5% ब्याज दर पर आपको पैसे का रिटर्न मिल जाता है।
और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में एक्सपोनेंशियल आपको रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि पीपीएफ की जो रिटर्न की लाइन है, ये जो डाटा है 1979 से 2007 का डाटा है। पीपीएफ ने जो रिटर्न दिया है 1997 से लेके 2006 तक, देखिए इसकी जो लाइन है इस तरीके की है, यानी कि इनका रिटर्न रहा है मात्र 10.4% पर एनम। वहीं इक्विटी का जो रिटर्न रहा है, इक्विटी का रिटर्न बहुत ही एक्सपोनेंशियल रहा है। पहले तो ये 1986 तक, 1988 तक और 1990 तक बराबर चले पीपीएफ और स्टॉक मार्केट। 91 के बाद जब हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई थी इंटरनेशनल के लिए, उसके बाद बूम देखा गया। बूम देखने के बाद आपको जो सेंसेक्स है 2003 के बाद देखिए एकदम एक्सपोनेंशियल स्टीप ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, तो जिससे हम बता सकते हैं कि इक्विटी में 19.67 यानी कि लगभग डबल % आपको ग्रोथ मिली है यहाँ पे पीपीएफ से कंपेयर किया जाए तो पीपीएफ में कम रिटर्न है, वहीं स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा रिटर्न होता है। और एक और मैं बता दूं, जब इन्फ्लेशन चलता है तो इन्फ्लेशन 6% और 5% के आसपास चलता है। अब ये आपका रिटर्न है 10%। ये 10% जो पीपीएफ का रिटर्न है आपका 10.4%, ये एक्चुअल में 10.4 नहीं है। इसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर लीजिए। हाइपोथेटिकली इन्फ्लेशन हम मान लेते हैं 5% मान लेते हैं। 5% सबसे कम लोएस्ट मैंने माना है। 5% माइनस करोगे तो आपका जो रिटर्न बना है 5.4% ही बना है। वहीं इक्विटी में आपका रिटर्न बनेगा 5% माइनस करने के बाद इन्फ्लेशन, आपका रिटर्न बनेगा 14.67%। तो आप देख सकते हो कि इक्विटी में कितना ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। ओके, तो ये आपको पहला एविडेंस दे रखा है यहाँ पर पीपीएफ में। पीपीएफ को कंपेयर किया है इक्विटी के साथ। 1979 का डाटा से लेके 79 से लेके 2007 का डाटा है। और आप आज भी आज आप देखोगे 2024 में भी, फेब 2024 में भी 72,000 से ऊपर आपका सेंसेक्स है। 2007 में देखिए ये सेंसेक्स सिर्फ 17,000 के आसपास था। 17,000 के आसपास सेंसेक्स था, देखिए यहाँ पर 17,000 के आसपास सेंसेक्स था, वहीं अब 72,000 हो चुका है। तो रिटर्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है इक्विटी मार्केट में। क्या अब सेकंड पॉइंट आता है, रिटर्न तो बनता है, क्या इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न तो देती है, लेकिन क्या रियली रिस्की है? हाँ, इक्विटी मार्केट रियली रिस्की भी होती है। अगर आप सोच समझकर अच्छी कंपनीज़ में नहीं लगाओगे पैसा तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कोई आपके साथ कोई इस तरीके से, एक और मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ आपको कि मैं सेवी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं आपका बुक रिव्यू करता हूँ क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और नई नई बुक्स में पढ़ना मेरा इंटरेस्ट है। और न्यूज़पेपर, न्यू एनुअल रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, तो उनके बेस में आपको मैं ये रिव्यू देता हूँ, ठीक है। तो रिस्की तो है इक्विटी, लेकिन अगर आप अपना पैसा सही कंपनीज में लगाते हो तो वो कंपनीज आपको अच्छा एक्सपोनेंशियल रिटर्न भी देती है। जैसे एग्जांपल आप टाइटन का ले सकते हो। झुनझुनवाला जी ने कितना पैसा कमाया उससे। डीमार्ट के जो मालिक हैं उन्होंने भी कैसा स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया है, तो हम भी पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ रिटर्न, तो इक्विटी मार्केट की बात करेंगे पूरी इस वीडियो में। तो सोर्स ऑफ रिटर्न क्या होते हैं? जब इक्विटी मार्केट होती है उसमें सोर्स क्या होते हैं रिटर्न के? दो सोर्स होते हैं रिटर्न के। एक सोर्स होता है फंडामेंटल, यानी कि कंपनी का कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लेते हैं हम, एशियन पेंट ले लेते हैं, उसका आप देख सकते हो कि उसका वो मोनोपोली है। जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें सबसे
ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ की है और सबसे ज़्यादा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रखा है। अब उनकी फंडामेंटल रिटर्न क्या होगा? फंडामेंटल रिटर्न्स ये होंगे उनके कि उनकी जो बिजनेस है वो बढ़ती जाए, उनका प्लांट्स बढ़ जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए, उनकी बिक्री ज़्यादा हो, ये उनके फंडामेंटल रिटर्न्स हैं। वहीं स्पेकुलेशन क्या होगा? स्पेकुलेशन का मतलब है सेंटिमेंट्स का, कि मार्केट का सेंटिमेंट किस तरीके से चलता है। जो स्पेकुलेशन है वो सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, वहीं फंडामेंटल जो होता है वो कंपनी के बिजनेस में कितनी ग्रोथ आ रही है उसके आधार पर चलता है। तो आपको दोनों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप दोनों को साथ हम एग्जांपल भी लेंगे कि किस तरीके से दोनों का महत्व है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस बुक में ऐसा बोला गया है कि फंडामेंटल को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए बजाय आपके स्पेकुलेटिव का। स्पेकुलेटिव में क्या होता है कि अगर अभी 2024 में आप देखोगे कि PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSU जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है, PSU कंपनीज जो होती हैं वो आप अब देखो रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रही हैं, 300, कोई RBNL को देख लो, ERD को देख लो, और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे ही कि जो बहुत ज़्यादा PSU कंपनीज हैं और बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं। वो रिटर्न उनकी ग्रोथ इतनी है नहीं, फिर भी वो उनका सेंटीमेंट ज़्यादा चल रहा है अभी 2004 में। 2024 में आप देखोगे कि जो सोलर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ चल रही है। EV से जो रिलेटेड है, ये किस पे चल रही है ग्रोथ? इन कंपनीज़ की, इनकी कंपनीज़ की जो ग्रोथ है वो स्पेकुलेटिव पे चल रही है। ठीक है, स्पेकुलेशन है, सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, इस तरीके से उनकी ग्रोथ चल रही है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें सेंटिमेंट्स और फंडामेंट्स को देखना चाहिए। किसी भी कंपनी का जो प्राइस होता है वो दो चीज़ों पे निर्भर होता है, एक तो पी रेशो और अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इसे बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर पे, और इनटू PE, ये आपका स्टॉक प्राइस होता है। ये फॉर्मूला होता है स्टॉक प्राइस का। ठीक है, स्टॉक प्राइस क्या होगा? EPS, अर्निंग पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय PE। ठीक है, ये स्टॉक प्राइस होता है। अब हम हाइपोथेटिकल नंबर देखते हैं कि 20% ग्रोथ आ रही है फंडामेंटल में, तो क्या सिचुएशन आएगी? अगर किसी कंपनी का 10 रुपये EPS चल रहा है और 20 रुपये उसकी P रेशो है, तो उसकी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 200 रुपये होगा। अब वहीं अगर EPS में, अर्निंग पर शेयर में 20% की ग्रोथ आ जाती है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 12, और वहीं PE रेशो सेम रहता है, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर हो गया 12 रुपये और PE आपका हो गया 20 रुपीज़, क्योंकि PE में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ये 3 हाइपोथेटिकल कंडीशंस हम लेंगे। पहली कंडीशन में हम सिर्फ EPS को चेंज कर रहे हैं और P रेशियो को सेम रख रहे हैं। P रेशियो डिपेंड करता है सेंटिमेंट्स पे। आपकी मार्केट में कंपनी के फ्यूचर सेंटिमेंट्स क्या हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो किस तरीके से इस कंपनी को फ्यूचर में देखते हैं, कितनी मल्टीपल का P दे रहे हैं, ये स्पेकुलेशन पे भी डिपेंड करता है। P रेशो कितना मल्टीपल देना चाहते हैं कंपनी को। ठीक है, ये P रेशो है। अभी ये देखो मार्केट का प्राइस हो जाएगा 240, पहले 200 रुपये था, अब 240 हो गया, सॉरी एक मिनट, 240 हो गया, तो बढ़कर 40 रुपये बढ़ गया है, यानी कि 20% की ग्रोथ आ गई। तो ये जो ग्रोथ आई है वो फंडामेंटल ग्रोथ आई है। ये जो ग्रोथ आई है नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए ये वाला, जब स्टेबल P रहता है, 20 का P रहता है और अर्निंग पर शेयर में 20% की ग्रोथ आती है, तो हमें 240 रुपये मिलते हैं।
स्टॉक प्राइस 200 से 240 हो गया। फंडामेंटल ग्रोथ हुई है 20%। और जो स्पेकुलेटिव है, स्पेकुलेटिव मैंने बता दिया आपको पी रेशो से रिलेटेड है, ठीक है। पी रेशो बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव आपका स्पेकुलेटिव रिटर्न बढ़ेगा, और वहीं पी रेशो घटेगा तो स्पेकुलेटिव रिटर्न कम होगा। तो टोटल रिटर्न क्या होगा आपका 20%। टोटल रिटर्न प्लस होता है फंडामेंटल रिटर्न प्लस स्पेकुलेटिव, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। अब सेकंड कंडीशन आपका देखते हैं, जब पी रेशो एक्सपेंस करता है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है और पी रेशो भी बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर आपने देखा कि 10 रुपये से 20% की ग्रोथ होकर 12 रुपये हो गया, और वहीं पी रेशो आपका यहाँ पे एक्सपेंस कर रहा है, बढ़ रहा है, 20 से बढ़कर 25 हो गया। अब स्टॉक प्राइस क्या होगा, 12 इंटू 25, ठीक है। तो आपका स्टॉक प्राइस हो जाएगा 300 रुपीज़, ठीक है। 12 पंजे 60, 300 रुपीज़। तो जो 200 का स्टॉक था वो 300 रुपीज़ का हो गया, यानी कि 50% उसमें ग्रोथ आ गई। तो अब आप देखिए ये एग्जांपल देखिए, फंडामेंटल में जो ग्रोथ आई है 20% की, जो पहला एग्जांपल लिया था उसमें भी 20% था, और स्पेकुलेटिव ग्रोथ आई है आपकी 30% की। तो टोटल ग्रोथ आ गई आपकी 50% की। तो यहाँ पर पराग पारिकर जी कह रहे हैं कि हमें फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फंडामेंटल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं स्पेकुलेटिव का कभी कोई भरोसा नहीं है, कभी कोई भी स्पेकुलेटिव आ जाती है, न्यूज़ से ये प्रभावित होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, ये इस बुक में कहा गया है, ठीक है। अब आप किसी भी, ये तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल नंबर दे रखे हैं, इसलिए आपको आसान सा लग रहा है कि फंडामेंटल रेशो 20% है और स्पेकुलेटिव 30 है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि फंडामेंटल रेशो अलग मिले, स्पेकुलेटिव रिटर्न अलग मिले, ऐसा नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करें कि जो कंपनी है उसका जो प्राइस है उसमें कितना फंडामेंटल रिटर्न है और कितना स्पेकुलेटिव रिटर्न है, वो कैसे निकालें। उसके लिए पराग पारिकर जी ने एक फॉर्मूला दिया है। ये स्पेकुलेटिव रिटर्न आपको निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है। इसमें जब स्पेकुलेटिव रिटर्न आपका निकल जाएगा तो फंडामेंटल रिटर्न भी निकल जाएगा, जब टोटल रिटर्न में से वो माइनस कर दोगे तो। अर्निंग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर, लास्ट ईयर में, जो लास्ट ईयर था उसका एपीएस क्या था, अर्निंग पर शेयर क्या था, ठीक है। चेंज इन पी रेशो में कितना चेंज आया, यहाँ पे एंड ईयर में ईपीएस था 12, और वहीं चेंज इन पी रेशो, चेंज 20 से 25 हो गया, यानी कि चेंज इन पी रेशो कितना हुआ 5, चेंज इन रेशो कितना हुआ 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ईपीएस था आपका 12 रुपये, और वहीं अर्निंग पर शेयर आपका चेंज हुआ है, सॉरी पी रेशो में चेंज हुआ है 5 का, 20 से 25 हो गया तो 5 का चेंज हुआ। प्राइस पेड, पहले आप कितना प्राइस पेड कर रहे थे, आप पेड कर रहे थे 200 रुपीज़, कितना पेड कर रहे थे आप 200 रुपीज़। तो अब आप यहाँ पर इसको आंसर कर सकते हो जिस तरीके से, 5 से ये गया 200, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 से 200 क्या 40 रुपीज़ इंटू, अब 40 रुपीज़ 12 का कितना परसेंट है, ये परसेंटेज में हमें निकालना है, तो 12 का कितना परसेंट है ये आप निकाल सकते हो। 0 से 0 कट गई, 12, 4 से 12 गया 3 पे, 3 इंटू 10 आपका हो गया 30%। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी स्टॉक प्राइस का स्पेकुलेटिव पी रेशो, स्पेकुलेटिव रिटर्न कितना निकल रहा है, कितना आ रहा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। परसेंटेज में इसलिए 100 इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर में इस पूरे फॉर्मूले को सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, और भी आगे एग्जाम्पल आएंगे इसी फॉर्मूले पे। ये चैप्टर जो डिपेंड कर रहा है इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है
कि आप टोटल रिटर्न में से स्पेकुलेटिव रिटर्न कैसे निकालें। आगे भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा हम कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। पी रेशो कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने दो एग्जाम्पल देख लिए थे, एक स्टेबल पी का, दूसरा एक्सपेंशन का। अब पी रेशो अगर कॉन्ट्रैक्शन होता, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाए पी रेशो ईपीएस अपना 12 ही है और पी रेशो आपका 20 से घटकर 15 रह जाए, तो अब स्टॉक प्राइस कितना हो जाएगा, 180 रुपीज़ का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 180 रुपीज़। पहले वो 20 रुपये का 200 रुपये का स्टॉक था और वो 180 रुपये का हो गया। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ चेंज आई है, कितना फंडामेंटल में चेंज आया और कितना स्पेकुलेटिव में चेंज आया। देखो फंडामेंटल में 20% की गेन थी, वहीं स्पेकुलेटिव में देखो -30% का। अब आप सोचो टोटल रिटर्न -10%। अब देखो बेटा फंडामेंटल तो बहुत मजबूत है, कंपनी कमा रही है अच्छे, सारी चीज़ अच्छी हो रही है, सेल भी अच्छी हो रही है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है, ईबिटा भी अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी है। लेकिन स्पेकुलेशन नहीं है, मतलब कि मार्केट का सेंटिमेंट ही नहीं है कंपनी के तरफ। कंपनी का वो फ्यूचर में अर्निंग मतलब कि स्टॉक प्राइस ज़्यादा नहीं देखते हैं, मतलब कि स्टॉक प्राइस उनको लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। तो स्पेकुलेटिव नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है। तो सेंटिमेंट्स नहीं होने के कारण उस कंपनी में स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर नहीं आएंगे, और इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो इन्वेस्ट नहीं होगा, तो इन्वेस्ट नहीं होगा कंपनी के स्टॉक में, तो स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, कई बार हम देखते हैं। अभी आप देखो HDFC सारी चीज़ें अच्छी ग्रोथ कर रहा है। 2024 फरवरी है अभी 2024, स्टॉक ग्रोथ HDFC सारी चीज़ें सही कर रहा है, अच्छी कंपनी है। फिर भी देखो उसका प्राइस जो स्टॉक प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा है, तो स्पेकुलेटिव नहीं है, वो स्पेकुलेटिव रिटर्न नहीं बन पा रहा है, सेंटिमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं मार्केट का उनसे। एशियन पेंट देख लो, आप बजाज फाइनेंस को देख लो, अच्छी जो कंपनीज है, लार्ज सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें ग्रोथ नहीं आ रही है अभी। बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है अभी। तो अभी आपको लाइव एग्जांपल भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी 20% कमा भी रही है, फिर भी स्पेकुलेटिव सेंटिमेंट्स कम होने के कारण -10% का रिटर्न दे रही है कंपनी का स्टॉक प्राइस। तो ऐसे घबराना नहीं है आपको इसी फॉर्मूले को दोबारा से उन्होंने बताया है पराग पारिकर जी ने, कि आप स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हो कि स्पेकुलेटिव जो रिटर्न है वो कितना है उसको, या वो स्पेकुलेटिव रिटर्न है उस प्राइस के अंदर, या फिर आप देखो कि हम जब जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट का प्राइस से देखते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है तो हम खरीद लें। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको फंडामेंटल्स देखने चाहिए कंपनी के। इस बुक में सिर्फ हमें बोला गया है कि फंडामेंटल्स ही हमें कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए, फंडामेंटल्स देखने चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि उसमें सेंटिमेंट्स कितने हैं। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टे और सेंटिमेंट्स कभी भी जा सकते हैं, तो वो जो प्राइस जितना बड़ा है मार्केट में वो उतना फॉल भी हो सकता है। वही फॉर्मूला है, देखो पहले फॉर्मूला जो था EPS एट द एंड ऑफ द ईयर चेंज इन पी रेशो इनटू डिवाइड बाय प्राइस पेड। अब आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 100 इंटू कर लेना, ठीक है, जब जाके वो परसेंटेज में निकलेगा। ओके, तो स्पेकुलेटिव यहाँ पर निकला -30। तो आप किसी भी, अब आप इन चीज़ों से कैसे सीख सकते हो, आप इन चीज़ों से ये सीख सकते हो कि जो आपकी कंपनी है उस कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो वो किस कारण से बढ़ रहा है, क्या उसमें फंडामेंटल रिटर्न आ रहे हैं कंपनी में, या फिर उसके स्पेकुलेटिव रिटर्न है उसमें, ठीक है। ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्विटी रिटर्न, रोल ऑफ द पी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ई इक्विटी रिटर्न। तो पी का बहुत
एक्सपेंशन स्टॉक में बढ़ना और कम होना पी पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मेकिंग सेंस आउट ऑफ द ये सेंसेक्स। अब देखो बेटा, अब आप ये जो चीज़ें हैं हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से स्पेकुलेटिव जो रिटर्न्स हैं वो प्लस होते हुए भी कंपनी कम ज़्यादा कमा रही है, लेकिन स्पेकुलेटिव रिटर्न माइनस में है, तो फिर कमा भी रही है कंपनी, फिर भी उसका स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है आपको। ये आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से ये एग्जांपल है। देखिए बेटा, इसमें बात की गई है दिसंबर 91 की और दिसंबर 92 की। अब आप जब भी हिस्टोरिकल डाटा देखते हो तो उस टाइम का टाइम पीरियड कौन सा था वो आपको देखना होगा। 91 जो पीरियड था वो हमारी ग्लोबलाइजेशन का था। हमारी जो इकोनॉमी थी वो ओपन हो रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट अप हुआ था, बूम आया था उसमें। ठीक है, देखिए किस तरीके से सेंटिमेंट्स अच्छे थे। अब देखो बच्चे, पी रेशो 24 से बढ़कर 31 हो गया। पी रेशो 24 से बढ़ गया 31 हो गया। सेंसेक्स देखो 1900 से लेके 2615 रुपये हो गया। टोटल रिटर्न 37.7%। सेंसेक्स में 37.7% एक साल में रिटर्न आया। 37.7% बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है ये। देखो पी रेशो में ईपीएस अर्निंग पर शेयर सिर्फ 78 से 82 हुआ, 82.5 हुआ, 82.5 हुआ। फंडामेंटल रिटर्न सिर्फ 5.8% है। वहीं स्पेकुलेटिव रिटर्न देखो 31.1% स्पेकुलेटिव रिटर्न है। स्पेकुलेटिव क्या था, सेंटिमेंट्स क्या थे कि सेंटिमेंट्स ये थे कि उस टाइम अपनी इकोनॉमी ग्लोबल के लिए वर्ल्ड मार्केट के लिए खुल रही थी, तो लोग सोच रहे थे कि पैसा ज़्यादा आएगा मार्केट में और स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो जल्दी ग्रो करेंगे इंडिया में। तो सेंटिमेंट्स अच्छे थे, फ्यूचर में अर्निंग होने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए स्पेकुलेटिव रिटर्न ज़्यादा मिला और डिविडेंड भी मिला 0.8%। तो टोटल रिटर्न होता है फंडामेंटल रिटर्न प्लस स्पेकुलेटिव रिटर्न प्लस डिविडेंड रिटर्न। ठीक है, अब आगे भी देखोगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये मैंने आपको समझा दिया। फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थी कंपनी, जब भी फंडामेंटल इतनी स्ट्रॉन्ग ना होके भी कंपनी ने ना होकर भी स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल तो सिर्फ 5.8% थी। कंपनी तो सिर्फ 5 रुपये कमा रही थी, 5.8, और सेंसेक्स ने रिटर्न दिया 37.7 का। ये रिटर्न कहाँ से आया, ये स्पेकुलेशन से रिटर्न आया। पी रेशो बढ़ गया। पी रेशो आप देखोगे कि पी रेशो कहाँ से 24 से 31 हो गया। पी रेशो एक्सपेंस हो गया। पी रेशो में कितना एक्सपेंस आया, लगभग आपका 7 यानी कि 20 से 25 रिटर्न आया, 20 से 25, और स्पेकुलेशन आपका 31% रिटर्न। ठीक है, देखिए अब ये फिर दोबारा से पराग पारिकर जी ने ये फिर दोबारा से आप वही स्पेकुलेशन रिटर्न निकाल सकते हो। वही ईपीएस एंड ऑफ द 1992 एंड चेंज इन पी रेशो पेड प्राइस पेड, ये फॉर्मूले की बात हम कर चुके हैं। इंटू 100 कर लेना इसमें। ठीक है, उन्होंने नहीं किया है क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। ओके, अब देखिए, अब ये मेन डाटा है यहाँ पर। ये जो डाटा है वो 1992 से 2003-7 का है। अब आपको थोड़ा सा सोचने की विचार मिलेगी। हम बात कर चुके हैं पहले ईयर 91 की, 1, 2 की और 3 की बात कर चुके हैं। 3 में भी अच्छा रिटर्न बना था। वहाँ पे देखो फंडामेंटल रिटर्न सिर्फ 1.3 था, स्पेकुलेशन ज़्यादा थी। अब 2 साल तो रिटर्न बन गए सही से। अब अगले साल देखो रिटर्न कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए, सेंटिमेंट्स कम हो गए, स्पेकुलेशन कम हो गया, -18.7 का हो गया। और वहीं ईपीएस अर्निंग पर शेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुई 36.1।
अभी इस एक्सपेंस रेशो से 1992 के स्पेकुलेशन से भी ज़्यादा रिटर्न था फंडामेंटल में, फिर भी रिटर्न नहीं मिला, फिर भी नहीं मिला। यही पराग पारिकर जी कहना चाहते हैं कि सेंटिमेंट्स कभी भी कम हो सकते हैं, लेकिन आप देखोगे तो जो आप एक बात देखोगे यहाँ पर, एक चीज़ देखोगे यहाँ पर कि अर्निंग पर शेयर में देखो नेगेटिव कब आया अर्निंग पर शेयर, 1998 में। अर्निंग पर शेयर में इतना नेगेटिव कम देखने को मिलता है। वहीं आपको स्पेकुलेटिव रिटर्न में अप डाउन देखे, दो साल सही चला, 3 साल खराब, 1 साल सही चला, 1 साल खराब, 1 साल सही चला, दूसरे साल खराब। तो स्पेकुलेटिव रिटर्न में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, जबकि ईपीएस अर्निंग पर शेयर फंडामेंटल रिटर्न में इतने फ्लक्चुएशंस नहीं है। इसलिए ही कहा जाता है कि फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और भी अभी इस डाटा को हम सही से पढ़ते हैं। अभी आगे देखिए, 70% का फंडामेंटल रिटर्न था, लेकिन स्पेकुलेशन नहीं था सही से, और -19.7% का सेंसेक्स में रिटर्न बना 1995 में। ये आप आगे देख सकते हो। अब देखो 65% का रिटर्न बना यहाँ पे 99 में, और यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन के कारण। ठीक है, यहाँ पर आपको 99 में आप देखोगे आईटीसी में जो जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंपनीज थी उन पे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आगे भी। अब आप इसको आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, आप भी थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। देखो फंडामेंटल रिटर्न में इतना चेंज नहीं आ रहा है, 2-3 साल माइनस में रहा, फिर तो प्लस में ही रहा है। वहीं स्पेकुलेशन में देखो, स्पेकुलेशन तो सट्टा होता है, स्पेकुलेशन को नेगेटिव माना है पराग पारिकर जी ने। देखो माइनस में है, फिर 1 साल प्लस, फिर माइनस, फिर 3 साल प्लस। ठीक है, आगे भी देखोगे तो स्पेकुलेशन चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब ये डाटा आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये बुक की जो पीडीएफ है आपके लिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसको मैं सिर्फ 10 रुपये में ये बुक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, 10 रुपये में। आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे बुक चाहिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पर भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, 10 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, यही फॉर्मूले की बात की गई है आगे भी। आगे देखो, व्हाट मेक इन्वेस्टमेंट रिस्की, क्या इन्वेस्टमेंट रिस्की था, क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट को रिस्की बनाती है। तो आप देखोगे, देखो मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा था। देखो, जस्ट बिकॉज आईटी सेक्टर हैपेंड इन फैंसी सेक्टर, इन्वेस्टर वर विलिंग टू पे एक्सेसिव हाई मल्टीपल्स स्टॉक। आप देखो बेटा, 1998 और 2000 में आपको स्पेकुलेशन ज़्यादा था कि आईटी सेक्टर बूम करेगा तो पैसे ज़्यादा आए, स्पेकुलेशन ज़्यादा था। ठीक है, ओके। तो अब आप देखो बेटा, जो पढ़कर, जो सही से मेहनत कर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, सही से कंपनीज का बिजनेस पढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट की अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप पैसे सही कंपनी में, अच्छी कंपनीज में आप लगाइए तो आपको पैसा बनेगा। ठीक है, ये पराग पारिकर जी कह रहे हैं। एक्विजिशन ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, स्टॉक रिटर्न्स, ये भी वही है जो चीज़ें मैंने आपको वहीं बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। मिस्टर मार्केट ऑसिलेट्स बिटवीन ग्रीड एंड फेयर, डर रहता है। डर किस लोग को रहता है? डर उस लोग को रहता है जो मेहनत नहीं करता है, जो सीखता नहीं है। ये स्टॉक मार्केट एक स्किल है, आपको कंपनीज के बिजनेस को पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज के सारी मार्केट में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके आपका एक स्किल डेवलप होगी, सोचने की स्किल डेवलप होगी, फिर ही जब आप पैसा बना पाओगे। ठीक है,
ये चीज़ें आपका योर डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा लगा दिया कल निकाल लिया, ऐसा नहीं। कभी कंपनी को मतलब कि 3 से 5 साल तो देना ही चाहिए फंडामेंटल के लिए। अब कंपनी अच्छे कंपनीज में आप अभी हर बार, और स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आज अपॉर्चुनिटी चलेगी तो कल नहीं आएगी। हमेशा स्टॉक मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बस हमें वो रखना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए अपने आप को, सही कंपनीज को चूज़ करना चाहिए और अच्छा आपको सही जगह पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, ओके। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, वाई इज सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सो डिफ़िकल्ट? क्योंकि पढ़ना होता है। ब्लैक मंडे 2024, ये देखो, द टेक फॉर इंस्टेंस ऑफ ब्लैक मंडे 2004, द मार्केट इज 700 पॉइंट्स डाउन चला गया था इलेक्शन रिजल्ट के कारण। क्या हुआ था? बीजेपी थी, बीजेपी की कांग्रेस आ गई थी पावर में, इसलिए 700 पॉइंट डाउन चला गया था मार्केट। ठीक है, इतना कभी भी नहीं गया था। ठीक है, और टेक्नोलॉजी बूम आया था 1999 से 2000 के बीच। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारा मार्केट डाउन भी गया था, आईटी सेक्टर पूरा ठप बैठ गया था। बबल कॉम जो आपको सुना होगा आपने, बबल कॉम था शायद, सॉरी। 90% फॉलो द फिजिकल वेज, सारी चीज़ सब लोग एक ही वे पढ़ते हैं। वो नेस्डैक देखते हैं, CNBC देखते हैं, सारी एक चीज़ ही 90% लोग एक सेम चीज़ करते हैं। 90% ऑफ द इन्वेस्टर आर डूइंग द सेम थिंग्स, सारे लोग सेम थिंग्स करते हैं। कुछ लोग ही होते हैं, 10% लोग ही होते हैं जो कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उनसे न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं, फिर उनको जाकर अच्छा रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, ये उन्होंने बता रखा है। 10% फॉलो द इमोशनल वे। ठीक है, ओके, ये चीज़ें उन्होंने बता रखी है। तो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर मोस्ट सक्सेसफुल आपको किन किन लोगों को पढ़ना चाहिए? वॉरेन बफेट को पढ़ना चाहिए, चार्ली मंगर को पढ़ना चाहिए, पीटर लिंच को पढ़ना चाहिए। मेरे पास 2 बुक हैं पीटर लिंच की, अभी ये बुक ख़त्म होते ही उस बुक का रिव्यू करूँगा मैं। 2 बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं पीटर लिंच की, तो वो आपको रिव्यू करके दिखा दूंगा मैं। यही कंक्लूजन है इस चैप्टर में। हमने सीखा कि स्पेकुलेशन और फंडामेंटल को कैसे अलग किया जा सकता है, और स्पेकुलेशन खराब कैसे हो सकता है हमारे रिटर्न के लिए, और किस तरीके से सेंटिमेंट्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला देख रखा था स्पेकुलेशन रिटर्न को निकालने का, वो फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है यहाँ पर। अर्निंग EPS, अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इनटू चेंज इन द P रेशो एंड प्राइस पेड इनटू 100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमें। तो ये सेकंड चैप्टर था, मैंने लॉन्ग रिव्यू किया है, सारी चीज़ें आपको बताई है। आप कभी भी अगर वीडियो या आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, आप उन लोगों को टाइम दीजिए, उन वीडियोस को अपना टाइम दीजिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करें कि सर क्या कमी रह गई वीडियो में, मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। और कुछ भी आपका क्वेश्चंस हो, अगर आपको PDF लेनी है 10 रुपीज़ में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जिससे हम अच्छे अच्छे आंसर्स करेंगे, अच्छी अच्छी रिसर्च पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।